प्रोफेशनल जुआरी होता है, जब वो जुआ खेलने बैठता है तो सामने वाले को 1-2 बाजी 3-4 बाजी वो जरूर जिताता है ताकि वो उठ के ना चला जाए। ठीक है, 1 सीट तुम्हें दे दिया, 3 सीट हमने ले लिए। हमेशा ये जहाँ जहाँ टाइमिंग हो रही है पोलिंग में और काउंटिंग में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन का टाइम मिल जाता है, वहाँ बीजेपी जीत जाती है। अब हम 5 साल इंतजार कर सकते हैं सरकार बदलने के लिए, तो भाई हम 5 दिन और भी इंतजार कर लेंगे। आम जनता को इस चीज़ से क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं, मोदी जी का तो विश्व भर में डंका बज रहा है। उस डंके की रिपोर्ट क्या दिखाई जाती है कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है जो कि वर्ल्ड वाइड वो उसका दिखाया जाता है कि ये वो करती है सर्वे कि जिसमें मोदी जी की लोकप्रियता जांच के उन्होंने उसको 78% की टैगिंग दे दी। उनके वोट कितने थे, उनके सर्वे के लोग कितने थे? मात्र 5000। ऑल ओवर वर्ल्ड में से 5000 लोगों को वो लोग फ़ोन कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते वो भी नहीं मालूम। उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 78% जनता ने माना कि मोदी जी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। बीजेपी के पास 40% वोट है, आप 45% को अपने फेवर में लिया, आपकी जीत पक्की है, बात खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए। इनकी मांग है कि ईवीएम को हटाया जाए। मेरे साथ में बीबी शर्मा मौजूद है। ये कहते हैं कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इनसे जान लेते हैं कि क्यों ठीक नहीं है। ईवीएम में लगातार हेरा फेरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार चेंजेस सामने आ रहे हैं। जब भी ईवीएम के मॉक टेस्ट होते हैं, कभी भी मॉक टेस्ट में हमेशा यही निकलता है कि अगर आप कांग्रेस का बटन दबा रहे हो और लाइट जलती है कमल पर, ये पलटवार क्यों नहीं होता कभी भी कि आप बीजेपी का दबाव और कांग्रेस की बत्ती जल जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? एक तरफा ही क्यों होता है हमेशा? कभी निर्दलीय की बत्ती क्यों नहीं जलती? कभी नोटा की बत्ती क्यों नहीं जलती? कभी समाजवादी की क्यों नहीं जलती? कभी बसपा की क्यों नहीं जलती? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि कमल की बत्ती ही जलती है? क्या वजह है? नहीं, अब जहाँ जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं जी, तो वो भी तो ईवीएम के माध्यम से चुनी गई है ना। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ईवीएम के थ्रू जो चुनी गई है कर्नाटका की सरकार और उसके अलावा दूसरी आपकी तेलंगाना की सरकार, दोनों जगह कांग्रेस की, हिमाचल भी है। हिमाचल के चुनाव पिछले साल हुए थे, एक इन्होंने हिमाचल छोड़ दिया, उसके अलावा ये 3 राज्य 4 राज्य ले गए थे। अच्छा, थोड़ा बहुत एक सीधी सी बात है, एक प्रोफेशनल जुआरी होता है, जब वो जुआ खेलने बैठता है तो सामने वाले को 1-2 बाजी 3-4 बाजी वो जरूर जिताता है ताकि वो उठ के ना चला जाए। ठीक है, 1 सीट तुम्हें दे दिया, 3 सीट हमने ले लिए। हमेशा ये चल रहा है। और सबसे बड़ी इसकी दिक्कत क्या है कि जहाँ जहाँ गैप मिल रहा है, जहाँ जहाँ टाइमिंग हो रही है पोलिंग में और काउंटिंग में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन का टाइम मिल जाता है, वहाँ बीजेपी जीत जाती है। और जहाँ टाइम नहीं मिलता वहाँ बीजेपी हार जाती है। चाहे वो आप दिल्ली ले लो, चाहे आप कर्नाटका ले लो, चाहे आप तेलंगाना ले लो। 3-3 दिन में पोलिंग हुई, पोलिंग होते ही काउंटिंग हो गई, 3 दिन के अंदर अंदर बीजेपी बाहर हो गई। ऐसा क्या हो जाता है? तब वहाँ कौन सा चमत्कार हो जाता है? चमत्कार यही होता है या तो ईवीएम में चेंजेस करने का मौका इनको नहीं मिल पाता या ईवीएम बदलने का मौका नहीं मिल पाता। और हर बार, तमाम बार जब भी चुनाव होते हैं, हर बार वीडियो सामने आती हैं कि बीजेपी के एमएलए के पास या बीजेपी के कार्यकर्ता के पास या बीजेपी पदाधिकारी के पास उसकी गाड़ियों में ईवीएम बरामद होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इतनी सशक्त टेक्नोलॉजी है जी, और तकनीक के सहारे ही हम लोग चल रहे हैं जी। तो आखिर क्या है? फिर ईवीएम हटाएंगे, फिर बैलेट पेपर आएगा। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है जी, तो बहुत की आबादी, चुनाव में निकल जाएगा पूरा समय। नहीं, पूरा समय चुनाव में क्यों निकल जाएगा? आप 140 करोड़ की आबादी है, उसमें वोटिंग कितनी है? आज की डेट में भी हमारे रिसेंटली अगर वोटर सर्च करा जाए तो हमारे लगभग 100 करोड़ के आसपास बैठेंगे। 2019 के चुनाव में 93 करोड़ वोटर थे हमारे पास रजिस्टर्ड, जिसमें से कि लगभग 66 करोड़ लोगों ने वोट डाला था और उसमें से बीजेपी को मात्र 23 करोड़ 70 लाख वोट मिले थे। ये चुनाव का आयोग का आंकड़ा है, ठीक है। तो आज की डेट में भी वही सेम चीज़ अगर हम इससे करते हैं, ईवीएम से चुनाव करते हैं, तो हमारा टाइम किस चीज़ में खर्च होता है? आप अभी 20-20 दिन, 15-15 दिन, 25-25 दिन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख रहे हो ना, तब भी तो रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है ना। तो तब भी अगर आप 5 दिन अगर एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? काउंटिंग में टाइम लगेगा ना। आप एक चरण में सारे चुनाव कराओ, बैलेट बॉक्स इकट्ठे करो, अगले दिन से आप उनकी काउंटिंग शुरू कर दो। 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। जब हम 5 साल इंतजार कर सकते हैं सरकार बदलने के लिए, तो भाई हम 5 दिन और भी इंतजार कर लेंगे। आम जनता को इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क किसको पड़ेगा? जिसकी सीट चली जाएगी, जिसकी कुर्सी उखड़ जाएगी, उसको फ़र्क पड़ेगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम 5 साल इंतजार करते हैं अपना वोट देने के लिए, हम रिजल्ट के लिए 5 दिन और इंतजार कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि ईवीएम हट जाएगा? देखिए, लगना और होना दोनों अलग चीज़ है। लगने की बात ऐसी है कि अगर ये आंदोलन अभी और मुहिम पकड़ेगा और इसमें लोग जुड़ेंगे तो हटाना ही पड़ेगा इन्हें। लेकिन फिलहाल जो सरकार की ढीठपना है और जो केंद्रीय चुनाव आयोग का हालात है, उसके हिसाब से लगता है कि ये लोग नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये लोग हटाते ही नंगे हो जाएंगे।
2014 में जब सरकार आई, केंद्र सरकार मोदी की, उसके बाद से ईवीएम पे सवाल क्यों उठने शुरू हुए? उससे पहले क्यों नहीं सवाल उठ रहे थे? उससे पहले 2013 में आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। कांग्रेस ही ईवीएम को लॉन्च करा था और मोदी जी ने ही इस बात का विरोध करा था कि ईवीएम तो घपलेबाजी मशीन है, इसका नहीं, इसके परिणाम विश्वसनीय नहीं होते। लेकिन जब 2014 में सत्ता बदल गई और उन्हें वो चीज़ दिख गई तो ये चीज़ तो मेरे फेवरेबल है, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको अपने फेवर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब सबसे ज़्यादा 2019 के बाद से, अभी रिसेंटली 2022 के जो चुनाव हुए, 22 से लेकर लगातार अब तक के जितने भी चुनाव हुए आप नजर डालें, 12 राज्यों में चुनाव हुए, उस 12 राज्यों में 4 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है और बाकी 8 राज्यों में लगातार 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का गैप मिला है पोलिंग और काउंटिंग में। तो जहाँ पोलिंग और काउंटिंग में टाइम मिला वहाँ इन्होंने हेराफेरियाँ कर दी है। और लगातार इनका जो पालतू मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो लगातार इस बात को नैरेटिव बनाता है कि मोदी जी की गारंटी चल रही है, मोदी जी के बराबर कोई नेताजी नहीं, मोदी के समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो पहले से पहले लोगों के दिमाग में इस चीज़ को डाल देता है और जब रिजल्ट आते हैं, देखो हमने तो पहले ही कहा था ना हम तो जीतेंगे ही। अब आज नैरेटिव इन्होंने 24 के लिए बनाना शुरू कर दिया। अब की बार 350 पार और अब तो 400 पे आ गए, 350 भी छोड़ो, अब तो अब की बार 400 पार। अभी से नैरेटिव सारे चैनल्स ने बनाना शुरू कर दिया। टोटल मेन स्ट्रीम का जितना भी मीडिया है, टीवी मीडिया, वो टोटल एक तरफा हुआ पड़ा है। वो इसी बात को हवा देगा, वो विपक्ष की बात को हवा ही नहीं देता कभी भी। विपक्ष के किसी भी मुद्दे को वो उठाता ही नहीं है, वो अभी से हवा बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ, मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं, मोदी जी तो सर्वप्रिय नेता है, वर्ल्ड वाइड 78% उनकी पॉपुलैरिटी है और ये है और वो है। तो आम आदमी एक जो जनमानस होता है उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं फिर धीरे से ये बात बैठ जाती, हाँ यार हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था लेकिन बाकी लोगों ने बीजेपी को दे दिया होगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिमाग में बैठती हैं। एक एग्रेसिव मार्केटिंग जो होती है वो लोगों के दिमाग में बैठती है। मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में घी कौन सा इस्तेमाल होता है, डालडा या देसी? डालडा एक ब्रांड है और देसी घी सारे हैं, उनमें भी बहुत सारे ब्रांड हैं। आपने कहा नहीं मेरा भैंस का है, ठीक है जी। उसके बाद आपने कहा, मैंने पूछा आपसे कोलगेट ऑलरेडी ब्रांड है ना, कोलगेट को कहते हैं टूथपेस्ट, लेकिन आपने जवाब दिया कि सेंसोडाइन। तीसरा मैंने आपसे पूछा सर्फ कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा कोई सा भी है, सर्फ भी ऑलरेडी ब्रांड है ना। ये एग्रेसिव मार्केटिंग है जो मोदी जी के मीडिया मैनेजर इस एग्रेसिव मार्केटिंग को लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें मोदी जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, मोदी जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। लोगों के दिमाग में यार धीरे धीरे बैठ रही है यार, हाँ यार बात तो यार सही है, हो सकता है मोदी जी के दिमाग में कोई तोड़ ना हो, मोदी जी का तो वास्तव में तोड़ है। लेकिन मोदी जी के जो मीडिया मैनेजर है, मोदी जी के नंबर 2 जो अमित शाह हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इनका तोड़ मौजूद है। राहुल गांधी जी इसका बहुत बड़ा तोड़ है। अगर आपके चैनल पे मैं आपको दिखाता हूँ तो लोग अक्सर कहते हैं मोदी जी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। ये अमित शाह जी का बयान दिखाता हूँ मैं आपको। अमित शाह जी ने खुद कहा था, ये अमित शाह जी का बयान था, गर्मियों का बयान है, मई जून के आसपास का, कि जनता तय करे पीएम मोदी होंगे या राहुल। यानी कि मानते हैं ना कि राहुल टक्कर में है, कांग्रेस टक्कर में है। अब ये मार्केटिंग क्या करी जा रही है कि नहीं जी मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है, मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं, मोदी जी का तो विश्व भर में डंका बज रहा है। उस डंके की रिपोर्ट क्या दिखाई जाती है कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है जो कि वर्ल्ड वाइड वो उसका दिखाया जाता है कि ये वो करती है सर्वे कि जिसमें मोदी जी की लोकप्रियता जांच के उन्होंने उसको 78% की टैगिंग दे दी। उनके वोट कितने थे, उनके सर्वे के लोग कितने थे, मात्र 5000। ऑल ओवर वर्ल्ड में से 5000 लोगों को वो लोग फ़ोन कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते वो भी नहीं मालूम। उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 78% जनता ने माना कि मोदी जी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। 5000 लोगों से आप किसी भी काउंटिंग कर लोगे, कैसे कर पाएंगे? लेकिन मेन स्ट्रीम का मीडिया उसे क्या दिखा, मोदी जी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी, मोदी जी ने 78% रेटिंग के साथ मोदी जी वर्ल्ड वाइड लीडर हैं। अरे नीचे तो दिखा तू एक लाइन का कि तूने सर्वे कितने लोगों पे करा है, मात्र 5000 लोगों पे, कैसे वर्ल्ड वाइड हो गए? लेकिन मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखाता इन चीज़ों को, वो बिका हुआ मीडिया है आज की डेट में। अच्छा एक बार बताइए जी, बहुत लोग मिलते हैं रिपोर्टिंग के दौरान, कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर चाहे 5000 का हो जाए, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। तो आप लगता है कि जब मानसिकता लोगों की ऐसी हो जाए तब हो सकता है कि ईवीएम खराब है? देखिए मानसिकता ऐसे लोगों की भी, मैंने आपको चुनाव का आंकड़ा दिया ना 2019 का, 23 करोड़ 70 लाख वोट मिले थे और वोट परसेंटेज उस वक्त थी इनकी 40 पॉइंट कुछ थी, लेकिन कांग्रेस को भी करीब 38-39% वोट मिले थे। मैं तो सारी विपक्षी पार्टियों से कहता हूँ और खुल के कहता हूँ, आप जो बीजेपी का वोटर ऐसा हो चुका है कि सिलेंडर 2000 का हो जाए, 5000 का हो जाए, पेट्रोल 200 रुपये पे 500 का हो जाए, मैं वोट फिर भी दूंगा। आप उसको टारगेट करना ही छोड़ दो कि वो हमारे पाले में आएगा, आप भूल जाओ उसे, आप बचा हुआ 60% जो उस पर टारगेट कर लो। आपके पास बीजेपी के पास 40% वोट है, आप 45% को अपने फेवर में लिया, आपकी जीत पक्की है, बात खत्म हो जाती। आप सोचो ही मत उस 40% वोट के बारे में, तो वो तो अंधभक्त हो चुके हैं, उन्हें आप लाख तर्क दे दो
लाख चीज़ें आप उन्हें समझा दो, उनकी समझ में नहीं घुसनी ये बात। जब घुसेगी नहीं तो उन लोगों से सिर मारना ही बेकार है, सीधी सी बात है। आप उनसे क्यों चाहते हो कि वो हमारे पाले में, मत आओ आप हमारे पाले में, हमारे जो है हमारे पास रहने दो। अब चुनाव नजदीक है, बिल्कुल बजने वाला है, ईवीएम से ही होगा, जाहिर सी बात है। संभव है पारदर्शिता? हाँ पारदर्शिता को लेकर सवाल है। हाँ आपकी जो मांग है पारदर्शिता की या ईवीएम हटाने की, तो वो तो पूरी नहीं होती दिख रही। हाँ, फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ कभी आंदोलन से, हर चीज़ आंदोलन से उपजी होती है। अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई, वो भी आंदोलन करके ही पाई थी। ऐसी बात नहीं है कि कोई आंदोलन सफल नहीं होते। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा जी ने नारा दिया था, करो या मरो। आज वही सिचुएशन सामने है 82 साल बाद, करो या मरो। या तो 2024 के इलेक्शन में ईवीएम को बाहर करो, उसके लिए जुट जाओ कमर कस के, या फिर 24 के बाद अब तुम बाहर हो जाओगे, उसके बाद घर बैठना, मंजीरे बजाना, राम नाम की धुन पर डांस करना, बात खत्म। उसके बाद ना आप इलेक्शन लड़ने लायक रहोगे, ना आप बोलने लायक रहोगे। आज मैं सड़क पर खड़ा होकर बयान दे रहा हूँ, 24 के बाद मेरी भी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि मैं सड़क पर खड़ा होकर सरकार के खिलाफ बोल सकूँ। ऐसा क्या हो जाएगा 24 के बाद? खत्म है, तानाशाही शुरुआत हो जाएगी। अभी क्या तानाशाही नहीं है, अभी क्या कमी है तानाशाही में, बता दीजिए। संसद में सवाल उठाए जाते हैं, सांसद एक्सपेल कर दिए जाते हैं। कोई रिपोर्टर सवाल उठाता है, एक बार लोग कहते हैं एनडीटीवी जो है, एनडीटीवी का रवि पत्रकार थे, वो सरकार विरोधी थे, सरकार से सवाल पूछते थे, वो नहीं आए उनके पाले में, उन्होंने चैनल ही पूरा खरीद लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? जहाँ जहाँ बीजेपी के लोग किसी भी मसले में इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होते। ताज़ा रेप केस ले लो, या कोई भी गुंडागर्दी वाला केस ले लो। अजय मिश्रा टेनी है, उसके पिताजी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आज तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताइए? ब्रजभूषण शरण सिंह का ताज़ा उदाहरण है, चुनाव भी कैंसिल हो गए, हमारी पूरे विश्व में बेइज्जती हो गई। इंटरनेशनल जो कुश्ती संघ है, उसने हमारी मान्यता रद्द कर दी, मना कर दिया कि नहीं, उसके बावजूद भी उसे नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? इसका मतलब तानाशाही है ना, सीधी सीधी। अब जाके जब देखा कि ओलंपिक की मेज़बानी का इस पर किसी पे हमारे को दिक्कत आ सकती है, तो वो चुनाव रद्द करे। जो अभी ताज़ा जो जिसमें उन्होंने दिखाया था दबदबा कायम है रहेगा, वो वाले स्लोगन दिखाए थे, तो इसी वजह से तो दिखाए उन्होंने।